नमस्कार, मैं दीपिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शिका एजुकेशन में। लर्निंग फ्रॉम द बिगनिंग सीरीज़ चल रही है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ वर्ल्ड मैप्स, यानी कि वर्ल्ड मैप की बिल्कुल स्टार्टिंग से। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, वो यहाँ आ जाए और यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से हम पढ़ सकते हैं वर्ल्ड मैप के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसको हम शुरू करें वर्ल्ड मैप को पढ़ने से पहले एक शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो हमारे में शब्द हेमिस्फीयर है क्या? हिंदी में इसको बोलते हैं गोलार्ध। ठीक है, तो हम इसको में दो शब्द आते हैं। दो शब्द कौन से आते हैं? एक तो आता है हेमिस और दूसरा होता है स्फीयर। गणित वाले बच्चे बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि स्फीयर और हेमिस्फीयर क्या होता है और सर्कल क्या होता है। तो हेमी मतलब होता है आधा, स्फीयर मतलब होता है गोला, यानी कि आधा गोला। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? आधा गोला। यहाँ पे कुछ समझने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ हम देख लेते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है कहीं कहीं हमारे बच्चों को, जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, कि सर्कल और स्फीयर में क्या अंतर है। वो सर्कल को ही स्फीयर समझ लेते हैं। तो यहाँ देखो, सर्कल का शेप कैसा होता है? आपने चूड़ी देखी होगी, साइकिल का टायर देखा होगा, वो शेप होता है सर्कल का। हिंदी में कहते हैं इसे वृत्त। ठीक है, और गोली का शेप कैसा है? आपने तरबूज देखा है, बॉल देखी है, ये शेप होता है स्फीयर का, यानी कि गोल पूरा वैसा। ठीक है, तो सर्कल का शेप कैसा है? चूड़ी जैसा। और स्फीयर का शेप कैसा है? आपका तरबूज के जैसा, आप संतरे के जैसा, या आप कह सकते हैं बॉल के जैसा। तो अब आपको चूड़ी और तरबूज के शेप में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा ना कि क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, आपकी बॉल में और आपके साइकिल के टायर में क्या अंतर है। तो ये जो बॉल वाला शेप है भरा हुआ, इसको हम स्फीयर कहते हैं और इसे सर्कल को हम वृत्त कहते हैं। स्फीयर का हिंदी में कहते हैं गोला। और जब गोले को हम किसी दो भाग में बांट देते हैं तो हम ऊपर दो हमको हिस्से मिलेंगे, आधे आधे। तो इन आधे आधे हिस्सों को हम क्या बोलेंगे? गोलार्ध बोलेंगे। ये आधा हिस्सा क्या कहलाएगा? एक गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दूसरा गोलार्ध। इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब हम काट ऐसे भी सकते हैं, खड़े में भी काट सकते हैं, जैसी हमारी इच्छा हम वैसे काट सकते हैं। तो दो हिस्से हम इन्हें क्या कहेंगे? गोलार्ध कह देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, आप वापस आ जाइए हेमिस्फीयर शब्द में। हेमिस्फीयर का मतलब समझ में आ गया ना? गोलार्ध, यानी कि स्फीयर के हम बीच से काट दें तो हमको दो हेमिस्फीयर मिलेंगे। अभी यहाँ हमारी पृथ्वी पे वापस आइए। हम इसको पृथ्वी की को पढ़ने की दृष्टि से दो बराबर भागों में बांटेंगे। लेटे से हम काटेंगे ऐसे में, इससे में देखो, तो ये हमको यहाँ इक्वेटर दिख रहा है, दिख रहा है आप सबको इक्वेटर? तो ये जो रेखा है, ये लाइन है, हमारे पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि यानी कि भूमि, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा, और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो हमने इसको इक्वेटर से काटा। ऊपर का हिस्सा हमारा कहलाएगा ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, याद रखिए। तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, इंग्लिश में कहलाएगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इंग्लिश में कहेगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाला हिस्सा हमारा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, इंग्लिश में कहेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर। तो याद रखिए, जब हम इक्वेटर से काटेंगे, लेटे हुए हिस्से से काट के दो भाग में हम अपनी पृथ्वी को बांटेंगे, तो ऊपर वाला पूरा जो गोला का आधा हिस्सा है वो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, अंग्रेजी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हिस्से को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। अब हम इसको खड़े में भी काट सकते हैं, इच्छा है कैसे भी। तो हमने खड़े में काटा। खड़े में काटने के लिए हम लोग प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्रधान यमयोत्तर, प्रधान मध्याह्न रेखा का इस्तेमाल करेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेटर के बारे में, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन रेखा के बारे में क्या है, कैसे हैं, इनके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे आगे, अगले वीडियो में इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कि कहाँ कैसे ये लाइन है, कहाँ से गुजरती हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ बेसिक पे आ जाते हैं। हमने काटा इसको प्राइम मेरिडियन। इधर वाला हिस्सा हमारा कहलाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हिंदी में कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, और उल्टे हाथ पर जो हमारा पड़ रहा है हम इसको कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अगर हम इसके चार भाग करते हैं, देखो हमने यहाँ से काटा और ये इक्वेटर लाइन जा रही है, हमने इससे काट दिया, तो हमको चार हिस्से मिलेंगे। अभी ये वाले हिस्सों को हम क्या नाम देंगे? ये दोनों ही, ये ऊपर वाला नॉर्थ है, ये भी ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाले को हम साउथ कहते हैं, यानी दक्षिणी कहते हैं, तो हम यहाँ पर साउथ दक्षिणी कह दिया। अब ये वाला हिस्सा कौन सी साइड आ रहा है? ईस्टर्न साइड, तो नॉर्थ ईस्टर्न हो गया। ये वाला कौन सी साइड आ रहा है? वेस्टर्न साइड, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न हो गया। ये वाला ईस्टर्न है तो साउथ ईस्टर्न हो गया।
ये वाला वेस्टर्न साइड है तो साउथ वेस्टर्न हो गया, ठीक है। तो अभी इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, जो डायरेक्शन में जो हिस्सा पड़ रहा है वो उसका नाम हो जाएगा। अपनी इंडिया, अब इन चारों जो भाग हैं इनमें से कौन से भाग में, तो हमारी इंडिया पूरी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में पड़ती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में हमारी पूरी इंडिया पड़ती है। यहाँ पे तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सिर्फ दो चीज़ें हमने देखी, हमने इक्वेटर से काटा तो ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। हमने खड़े से प्राइम मेरिडियन से काटा तो सीधे हाथ पे हमारा ना ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध उल्टे हाथ पे। देखो अच्छे काम हम कब करते हैं, सुबह के समय करते हैं। सुबह क्या निकलता है, सूरज निकलता है, ठीक है। तो जो पूर्व दिशा से निकलता है सूरज, तो पूर्व में हमने अच्छे काम यानी सीधे हाथ पे, और उल्टे हाथ पे हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसे भी आप याद रख सकें। नेक्स्ट देखेंगे, अभी हम देखेंगे अपनी वर्ल्ड में कौन कौन से महाद्वीप मिलते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं। शब्द दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों से आप लोग फैमिलियर हो जाओ। कहीं कोई कॉन्टिनेंट बोलता है तो आप कंफ्यूज ना हो, या इंग्लिश मीडियम के हो तो कोई महाद्वीप शब्द बोलता है तो आप कंफ्यूज ना हो, हमें आने चाहिए। हम अभी क्वेश्चन आते हैं महाद्वीप में कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, और सब छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो दो आधार पर इनकी वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला है एरिया के हिसाब से, एरिया यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से किस महाद्वीप के पास ज़्यादा जगह है, पानी है, ठीक है। अभी क्या है, दूसरा आधार है हमारा जनसंख्या, यानी कि कितने लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो पहले हम देखेंगे एरिया के हिसाब से। तो एरिया के हिसाब से नंबर 1 पे हमारा एशिया है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका, फिर नीचे आ जाइए 5th नंबर पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से सीधा ऊपर को जंप मारिए 6 नंबर पे यूरोप, और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, जगह के हिसाब से सबसे ज़्यादा जगह एशिया के पास है। उसके बाद हमारा अफ्रीका आता है, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका नीचे, और सीधा यूरोप ऊपर, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया सब में छोटा है। अब हम देखेंगे किसके हिसाब से, अब देखेंगे हम जनसंख्या के हिसाब से कौन सा महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कौन सा है। तो अभी देखो क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया सबसे बड़ा था, तो जनसंख्या के हिसाब से भी एशिया ही सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा अफ्रीका था, किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से भी अफ्रीका ही सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एशिया और अफ्रीका अपनी ही पोजीशन पे है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। लेकिन अब तीसरे नंबर की पोजीशन बदल जाएगी। तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं जनसंख्या के हिसाब से यूरोप में, ठीक है। 6वें नंबर पे था, जगह कम थी लेकिन लोग यहाँ ज़्यादा हैं। और फिर नेक्स्ट है 4th नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका, वही क्रम चलेगा। 5th नंबर पे आपका साउथ अमेरिका, बचे कौन से, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब इन दोनों में ज़्यादा लोग कहाँ होंगे, तो ऑब्वियसली बात ऑस्ट्रेलिया में होंगे, क्योंकि अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ कुछ जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जम रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए जाते हैं, वहाँ कोई नहीं रुकता। तो ऑब्वियसली 6वां नंबर हम किसको देंगे, ऑस्ट्रेलिया को, और 7वां नंबर हमारा अंटार्कटिका, ठीक है। तो हमने भी देख लिया, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा और जनसंख्या के हिसाब से देखा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ एशिया हमारा यहाँ पे जो आपको और क्लियर समझ में आएगा, ब्लू कलर का पानी है, समुद्री क्षेत्र है, और वाइट कलर का आपका क्या है, महाद्वीपीय क्षेत्र है। तो ये हमारा एशिया है, ये हमारा यूरोप है। अभी आप देख रहे होंगे इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा, एकदम जुड़े हुए से लग रहे हैं। इसीलिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है यूरेशिया, यूरेशिया, जो कि यूरोप और एशिया को मिला करके बोला जाता है। ये कोई ना ज्योग्राफिकल शब्द नहीं है, या यूरेशिया कोई कॉन्टिनेंट का नाम नहीं है, बस क्योंकि दोनों मिले हुए से लगते हैं इसलिए इसको बोल दिया जाता है यूरेशिया शब्द, ठीक है। तो एशिया नंबर 1 पे, अफ्रीका सेकंड नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नीचे अंटार्कटिका, फिर यूरोप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ऑस्ट्रेलिया।
अभी यहाँ पे हम एक शब्द देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया और ओसेनिया। ओसेनिया क्या है? अभी हम समझते हैं कि ओशिनिया क्या है। तो देखिए, ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों को हम मिला करके पूरा ओशिनिया बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अकेला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया के साथ आसपास के सारे महाद्वीपों को मिला करके हम बोलते हैं। ओशिनिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, सिर्फ एक शब्द हम इसका इस्तेमाल करते हैं जिसमें को हम इस पूरे एरिया को बताने के लिए करते हैं। ओशिनिया को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। पहला है माइक्रोनेशिया, सेकंड है मेलेनेशिया, फिर ये जो एरिया दिख रहा है आपको कलर से वो उसका कलर है, नेक्स्ट है पॉलिनेशियन और फिर ऑस्ट्रेलेशिया। तो माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया, ये 4 पार्ट आते हैं ओशिनिया में, और ये पूरा एरिया हमारा कहलाता है ओशिनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और आसपास के आइलैंड कंक्लूड है। अब ये हैं क्या माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, और उनका क्या फ़ायदा है या कैसे डिवीज़न किया गया है, हम इसको पढ़ेंगे जब ऑस्ट्रेलिया का मैप के बारे में स्टडी करेंगे तब। अभी हम अपने बेसिक पे वापस आएंगे और देखेंगे। तो आप लोग एक बार और नज़र डालिए कौन कौन से नाम है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में हमने कितने पढ़े? 7 महाद्वीप पढ़े। तो कौन से पढ़ा? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अभी हम कितने देख रहे हैं? 7 महाद्वीप, लेकिन 8वां महाद्वीप भी मिल गया है। अब आप कहेंगे 8वां महाद्वीप कहाँ मिल गया, तो हम देखेंगे अगली स्लाइड में कि कौन सा महाद्वीप है और वो कहाँ मिला है। ठीक है, हुआ क्या है, वो आइलैंड पहले हुआ करता था, लेकिन अब वो उसका 94% समुद्र में डूब गया है, इसीलिए उसको लॉस्ट आइलैंड कहते हैं। 1995 में पहली बार उस महाद्वीप पर चर्चा हुई और 2017 में उसको महाद्वीप की एक लॉस्ट आइलैंड का उसको नाम दिया गया है। तो वो लॉस्ट आइलैंड देखते हैं हम कौन सा है। हमारा 8वां कॉन्टिनेंट कौन सा है? इसका नाम है ज़ीलैंडिया। 8वें कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? ज़ीलैंडिया। ठीक है, अभी ये कहाँ मिल गया ज़ीलैंडिया? हमने 7 तो पढ़े थे, 8वां कहाँ से मिल गया? तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र एरिया है, उसको ये जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, ये हमारा है ज़ीलैंडिया। हम इसको वर्ल्ड मैप में भी देखेंगे। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे तस्मान सी है, ये प्रशांत महासागर है, तो तस्मान सी और प्रशांत महासागर के बीच में ऑस्ट्रेलिया के पास हमको मिला है ज़ीलैंडिया आइलैंड। ठीक है, ये 8वां कॉन्टिनेंट है हमारी पृथ्वी का। इसको लॉस्ट आइलैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये सबमर्ज है। 94% जो जगह है इसकी पानी में डूबी है, सिर्फ 6% ज़मीनी है जो पानी से बाहर है। 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर इसका कौन कौन सा एरिया बाहर निकला वो देख लेते हैं। ऊपर की साइड इसका न्यू कैलेडोनिया आपको बाहर दिखता है और नीचे की साइड हमको न्यूजीलैंड दिखता है। तो न्यू कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड जो हमको दिखाई दे रहे हैं ज़मीन के हिस्से, वो असल में किसके हिस्से हैं? 8वें कॉन्टिनेंट ज़ीलैंडिया के हैं। ठीक है, किसके हैं? 8वां कॉन्टिनेंट है ज़ीलैंडिया। ये हमारा 8वां कॉन्टिनेंट है। हम इसको और अगले स्लाइड में देखते हैं अच्छे से क्लियर। देखो, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ये तस्मान सी है, तस्मान सी है, और यहाँ पे प्रशांत महासागर इसके ठीक बीचों बीच में जो वाइट कलर का आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा ज़ीलैंडिया का हिस्सा है। लेकिन जो ब्लू कलर का बाहर निकला हिस्सा है वही बाहर दिखता है, बाकी का पूरा पानी में डूबा हुआ है। तो ऊपर ये न्यू कैलेडोनिया और ये न्यूजीलैंड। अभी आप बोल सकते हैं कि 8वां कॉन्टिनेंट कौन सा है? उसका नाम ज़ीलैंडिया है। वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पास तस्मान सी और पैसिफिक ओशन के बीच में पड़ता है। अभी क्यों इसको लॉस्ट आइलैंड यानी कि खोया हुआ महाद्वीप भी कहते हैं, और इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है 94% हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है। सिर्फ बाहर कौन से हिस्से दिखाई देंगे आपको? न्यू कैलेडोनिया का क्षेत्र और न्यूजीलैंड का क्षेत्र। ठीक है, एक बार आप लोग और नज़र डाल लीजिए इस पर। अगला स्लाइड देखते हैं। ये देखिए, अब हम देखेंगे वर्ल्ड के ओशियन। ये आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है हमारा पूरा पानी का क्षेत्र है। ओशियन और सी में क्या अंतर है देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ओशियन यानी कि महाद्वीप और द्वीप में महाद्वीप नहीं, महासागर और सागर में क्या अंतर है। ओशियन यानी कि महासागर और सी मतलब सागर। अभी हम ओशियन को देखेंगे। हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर यानी कि 5 ओशियन मिलते हैं। वो कहाँ कहाँ है? यहाँ देखो,
इसको पहले यहाँ से हटाते हैं। हाँ, ये है आपका प्रशांत महासागर। यहाँ पे लिखा नॉर्थ पैसिफिक, यहाँ लिखा साउथ पैसिफिक। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेटर लाइन से ऊपर का जो प्रशांत महासागर उसको हम नॉर्थ पैसिफिक बोल देते हैं, और इक्वेटर लाइन से नीचे का जो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन उसको हम साउथ पैसिफिक। इसी तरह से नेक्स्ट रहेगा अटलांटिक। अटलांटिक है तो हम ऊपर वाले अटलांटिक महासागर को नॉर्थ कह देंगे, और नीचे का जो पड़ता है इक्वेटर से नीचे उसको हम साउथ कह देंगे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड देखिए, यहाँ पर आपका इंडियन ओशन है, और यहाँ आपको फिर से पैसिफिक ओशन दिख रहा है। भाई ये क्या, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन, ये कैसे? तो पहले हम इसी को समझते हैं, बाकी सारे ओशन को, महासागर को हम बाद में पढ़ते हैं। यही समझ लेते हैं कि दोनों साइड पैसिफिक ओशन कैसे हो सकता है, यानी कि दोनों साइड के महासागर का नाम प्रशांत महासागर क्यों रखा है। तो हम देखते हैं। ये देखो, हमारी पृथ्वी गोल है और कहीं से भी किनारा नहीं है कि ये किनारा ये हो, ये किनारा हो। ये वाला जो किनारा है, ये वाला जो किनारा है, इस किनारे से जुड़ा हुआ है। तो अभी हमने जोड़ करके पृथ्वी को गोल करके ये वाला हिस्सा देखा। तो देखिए, प्रशांत महासागर, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया आपका, ये साउथ अमेरिका हो गया। इस तरफ हमें दिखता है मानचित्र में, और इधर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, फिर इसके और ये आपका ना एशिया पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे भी। तो ये वाला जो है ऑस्ट्रेलिया, वो ये रहा, ये आपका एशिया हो गया। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो हमने उधर के हिस्से को जोड़ दिया। अब ये आपका बन जाएगा पूरा का पूरा प्रशांत महासागर। हम इसको पढ़ने की दृष्टि से हम यहाँ से इसको काट देते हैं, और फिर आधा इस तरफ को खोल दिया हमने, आधा इस तरफ को खोल देंगे, और आधा हम इस तरफ को खोल देंगे। तो इससे क्या होगा, इस तरह इससे क्या लोग, आधा हमको इधर वाले मानचित्र में दिखता है, आधा इधर वाले मानचित्र में दिखता है। इसीलिए ये पैसिफिक ओशन हमें इधर भी दिखेगा और इधर भी दिखेगा। एक बार फिर से समझ लो, हमने इसको काट करके आधा इधर को खोला इस तरफ को, और आधा इस तरफ को खोला, तो हमें आधा प्रशांत महासागर इस तरफ दिखेगा, आधा प्रशांत महासागर हमें इस तरफ दिखेगा। सिर्फ मानचित्र में, अगर हम ग्रुप पे देखेंगे तो हमें जुड़ा हुआ ही दिखेगा, क्योंकि वो पूरा गोल है। मानचित्र में हमको खोलना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम फिर से आते हैं वापस, इसमें आ जाते हैं। तो हमको समझ में आया, ये वाला पेज इस किनारे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने कि पढ़ने की दृष्टि से हमने इसको खोल लिया है, तो हमें ऐसे दिख रहा है। तो प्रशांत महासागर ये एक ही चीज़ है, यहाँ वाला हिस्सा, इसके आगे का हिस्सा यहाँ से दिखेगा, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर हो गया दोनों साइड। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम जोड़ देंगे यहाँ से, तो हमें यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, इस कुन्ने को उससे जोड़ देंगे। तो अभी हम देखेंगे किस हिसाब से, सबसे बड़े फिर छोटा फिर छोटा। जैसे कि हमने महाद्वीप को दो आधार पे पढ़ा था। कौन से आधार पे? क्षेत्रफल के और जनसंख्या के आधार पर। हम महासागरों को भी चार आधार पर बांटते हैं। पहला कौन सा है कि महासागर सब में सबसे बड़ा कौन सा है, फिर दूसरा किस महासागर का आयतन यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ज़्यादा पानी किस में है, दूसरा पढ़ते हैं कि गहरा कौन सा है, और चौथा पढ़ते हैं हम क्या बोलते हैं, किसकी तटीय रेखा यानी कि कोस्टल लाइन किसकी बड़ी है। तो तीनों जो शुरू के जो पॉइंट हैं, क्या क्या पॉइंट है आपके, क्षेत्रफल के हिसाब से, गहराई के हिसाब से, और पानी की मात्रा के हिसाब से, तीन एक से ही चलेंगे, मतलब जो क्रम है वो सेम रहेगा, सिर्फ कोस्टल लाइन के हिसाब से बदलेंगे। तो सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे ज़्यादा पानी वाला हमारा ओशन कौन सा है? ये वाला प्रशांत महासागर, ठीक है, ये वाला हिस्सा सबसे बड़ा। तो नंबर 1 पे आएगा आपका पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा, गहरा और ज़्यादा पानी वाला आपका ये आएगा, ये जो एस शेप में बन रहा है आपका अटलांटिक महासागर, यानी कि हिंदी में इसको अंध महासागर कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा ये इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। चौथे नंबर पे हमारा पड़ेगा ये सदर्न ओशन, नीचे का जितना ये आपको दिख रहा है ना हिस्सा, ये पूरा सदर्न ओशन का हिस्सा है, सदर्न दक्षिण महासागर चौथे नंबर पे। और पाँचवें नंबर पे ऊपर आपको दिख रहा होगा ये आर्कटिक महासागर है, तो पाँचवें नंबर पे हमारा ये आर्कटिक महासागर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया जल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, हाँ, और गहराई के हिसाब से या पानी की मात्रा के हिसाब से। अभी आपको इसको याद रखना तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ देखो,
पैसा याद रखिए, मतलब ये महासागर हमारे लिए बहुत कीमती है, धरोहर है, इनसे हमको बहुत धन मिलता है, पैसा मिलता है। तो याद रखिए लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हम कैसे याद रखेंगे, पैसा, इससे नहीं भूलेंगे आप। पैसा कैसा, अभी देखो पी से हो गया प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन, ए से हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर, आई से आपका इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, फिर एस से हो जाएगा आपका दक्षिण महासागर सदर्न हेमिस्फीयर, और ए से हो जाएगा आर्कटिक महासागर। अभी आपको याद रहेगा, भूलना नहीं है, ठीक है। पैसा, पैसा याद रखिए महासागर। अब हम देखेंगे पैसे में, एक बार फिर से देख लो, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अंध महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन सेकंड नंबर पे आता है, फिर थर्ड नंबर पे आपका इंडियन ओशियन है, फोर्थ नंबर पे सदर्न ओशियन, फिर आपका आर्कटिक ओशियन, और लास्ट में आपका हो गया आर्कटिक ओशियन तक, बस ये रहा आपका आर्कटिक ओशियन ऊपर किस्से में। अब हम देखेंगे कोस्टल लाइन के हिसाब से कि ये जो किनारे 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 अपन चले ना, और इनका नापे किलोमीटर में कितने हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा है। तो अभी भी सबसे नंबर 1 पे कोस्टल लाइन के हिसाब से आपका क्या है, नॉट यही है पैसिफिक ओशन, सेकंड नंबर पे आपका यही है अटलांटिक ओशन, थर्ड नंबर पे यही है आपका इंडियन ओशन कोस्टल लाइन, बस लास्ट के 2 बदल जाएंगे, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। फोर्थ नंबर पे अब आपका ये हो जाएगा आर्कटिक ओशन, और फिफ्थ नंबर पे आपका हो जाएगा सदर्न ओशन। पैसा फिर भी रहेगा पर प्यास बन जाएगी, मतलब किनारे किनारे क्या लग रही है, प्यास लग रही है, PA, ऐसे की जगह ए आगे हो जाएगा और एस प्यास हो जाएगी, ठीक है। भी आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमारे 5 महासागर, इनके नाम क्या है, प्रशांत महासागर, अंग्रेजी में पैसिफिक ओशन, अटलांटिक महासागर, अंध महासागर, थर्ड नंबर पे हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और ये अंटार्कटिका यानी दक्षिण महासागर, ठीक है। तो अभी एरिया वाइज क्या है, पैसा, ठीक है, प्रशांत, और अगर कोस्टल लाइन की बात करें, तटीय रेखा की वजह, और प्यास। तो याद रखिए, ट्रिक आसान है, आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब हम देखेंगे हमारे वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज कौन सी, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी कंट्रीज नंबर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे कौन सी है। तो आइए चलिए हम देखते हैं। हमारे विश्व की सबसे बड़ी कंट्री है रूस, नंबर 1 रूस। ये यूरोप में भी पड़ती है और एशिया में भी पड़ती है, इसी कारण इसको यूरेशिया भी बोल देते हैं। तो नंबर 1 की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रूस, ठीक है। सेकंड नंबर की आपकी कंट्री है कनाडा, येलो कलर का दिख रहा है आपको, कनाडा। फिर थर्ड नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर फोर्थ नंबर पे आपका चीन है। फिर फिफ्थ नंबर पे आपका ब्राज़ील है। फिर सिक्स्थ नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है। अब इंडिया का नंबर कब आएगा, आ गया इंडिया का नंबर, इंडिया हमारी 7 नंबर पे है, ठीक है। और इसके बाद और आगे जानी तो 8 नंबर पे हमारी अर्जेंटीना है ना। 9 नंबर पे आपका ये कजाकिस्तान है, और 10th नंबर पे हमारी ये अल्जीरिया है। अब आप कह रहे इतनी सारी 10 कंट्रीज की सीरियल याद करने में, हाँ करनी पड़ेगी, ये हमारे आगे सिर्फ कंट्री याद करने में और भी बहुत सारी चीज़ें हमको मदद करेगी। तो अभी इसके लिए हम पहले ट्रिक देख लेते हैं। तो अपन कहते हैं RUC बाई, क्या तुमने देखा है, RUC बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन कुछ फनी सा बना देते हैं, RCUC कर दिया, RCUC बाई। अब और बाई का नाम क्या है, अक्का, बाई का नाम क्या है, अक्का। तो देखो RCUC बाई अक्का, क्या तुमने देखा है बाई अक्का को। पर वो जो व्यक्ति बोल रहा है उसको इंग्लिश नहीं आती है, RUC बोलने वाला था, RUC मतलब क्या तुमने देखा है, पर वो नहीं बोल पा रहा, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो क्या बोलते हैं RCUC बाई अक्का, RCUC बाई अक्का। आप 1-2 बार बोलेंगे ना फनी से वे में, तो आपको याद हो जाएगा और आपको 10 कंट्रियों के नाम याद हो जाएंगे। अभी कैसे, देखो R से क्या हो गया, नंबर 1 पे R पे है, तो R से हमारा नंबर 1 पे रूस हो गया। फिर C से सेकंड नंबर पे है, तो C से क्या सेकंड नंबर पे कनाडा हो गया। अब इतना आप याद रखना, कनाडा और चीन में कनाडा ही बड़ा दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली कितना बड़ा एरिया, और ये कितना छोटा दिख रहा है। फिर नेक्स्ट नंबर पे U, तो U से आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ मैं आगे जाऊँ इससे पहले आपको एक बात बता दूं, आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आए, जो बिडेन आए यहाँ पे, या जो बिडेन का नाम सुना होगा, या जॉर्ज बुश का नाम सुना होगा। तो आप कहते हैं अमेरिका से आए, अमेरिका से आए, या हम अमेरिका जाएंगे। तो अमेरिका जाएंगे तो वो कौन सा अमेरिका, कहाँ,
तो ये जो नॉर्थ अमेरिका पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये वो वाला अमेरिका नहीं है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका क्या है, पूरा एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। जो आप अमेरिका की बात करते हो वो एक देश है, वो ये वाला देश है। ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा है ना, यूएसए, तो आप जो जॉर्ज बुश की बात करते हैं या फिर अभी आप जो डोनाल्ड ट्रंप अपने आए थे, सभी बच्चे जानते हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो वो इस अमेरिका से आए थे। ये है, इसको यूएसए कहते हैं और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब इतना बड़ा ना बोल करके सिर्फ अपन अमेरिका अमेरिका बोल देते हैं। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका से आप कंफ्यूज मत होना, जो ये कॉन्टिनेंट है और जबकि वो जो बात चलती है वो कंट्री की चलती है और वो ये वाली कंट्री 3rd नंबर की। तो आइए वापस आते हैं। आर से हमारा क्या हो गया, रूस। सी से आपका कनाडा, फिर यू है तो यूएसए, फिर सी से आपका क्या होगा, ये चाइना, फिर बी से आपका ब्राज़ील साउथ अमेरिका में, फिर ए से आपका क्या है, ई से क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया। फिर आई से हमारे इंडिया का आई है प्यारा सा 7 नंबर पे। फिर अक्का नाम से, बाई का नाम क्या है, अक्का, अक्का बाई, तो अक्का से ए से हमारा हो जाएगा अर्जेंटीना, फिर ना के से हमारा कजाकिस्तान, फिर ए से हमारा लास्ट बचा है अल्जीरिया। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए तो आपको बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। मैप रखिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, उसमें बनाइए, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। RCUC बाई अक्का करेंगे ना तो वो और क्लियर हो जाएगा। पैसा हो गया महाद्वीप, उसके लिए महासागर के लिए, RCUC बाई अक्का ये आपकी कंट्री याद करने में मदद करेगा। अब देखते हैं किस महाद्वीप में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी हो जाएगी, ऑब्वियसली वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, 1st नंबर पे कनाडा, 2nd नंबर पे अमेरिका यूएसए, है ना। तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, नंबर 1 की कनाडा, और नंबर 2 पे कौन सी आएगी, यूएसए, ठीक है। फिर अभी साउथ अमेरिका, ये हमारा कॉन्टिनेंट हम अभी देख चुके हैं, महाद्वीप साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा कौन सा है, ब्राज़ील, कौन सा है सबसे बड़ी, ब्राज़ील, और 2nd नंबर की कंट्री कौन सी है, अर्जेंटीना है। फिर अफ्रीका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, अल्जीरिया, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, अल्जीरिया, ठीक। और हम एशिया में बात करें तो एशिया में सबसे बड़ी कंट्री है रूस। अभी यहाँ एक देखने वाली बात है कि रूस एशिया में भी पड़ रहा है और कहाँ पड़ रहा है ये यूरोप में भी पड़ रहा है। तो रूस एशिया में अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी कंट्री कौन है तो भी आप रूस बताएंगे, और आपको यूरोप में पूछा जाएगा सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है तो भी आप क्या बताएंगे, तो भी आप यही बताएंगे कि ये है आपका क्या बोलते हैं, रूस ही है। तो यूरोप और एशिया में आप याद रखिए सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, सॉरी रूस और एशिया में नहीं, यूरोप और एशिया में है। यूरोप आएगा पूछेंगे सबसे बड़ी कंट्री रूस, है ना। एशिया आएगा तो रूस, और यूरेशिया आएगा तो भी रूस ही होगा, दोनों को मिला के बोल रहे हैं तो रूस। अगर रूस नहीं आता तो 2nd नंबर की यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री यूक्रेन है। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, वर्ल्ड मैप को खोलेंगे जूम करके देखेंगे तो आपको यूक्रेन, तो नंबर 1 पे यूरोप में, नंबर 1 पे रूस और 2nd नंबर पे यूक्रेन। इंडिया में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आपकी क्या है, रूस, फिर नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे इंडिया और नंबर 4 पे कजाकिस्तान, और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया ही है सबसे बड़ी कंट्री। अभी एक क्वेश्चन और आता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है। लैंड लॉक कंट्री कौन सी होती है, लैंड लॉक कंट्री वो कंट्री होती है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हो, ज़मीनी दूसरे देशों से घिरी हो, और उसका जो किनारा है वो सागर महासागर को टच नहीं करता। तो ये जो कजाकिस्तान है आपको दिख रहा है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंडलॉक यानी कि ज़मीन से घिरी हुई वाली कंट्री है, ठीक है। तो अभी आप ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, RCUC बाई अक्का, तुमने क्या देखा, RCUC बाई अक्का को देखा, तो RCUC बाई अक्का, तो R से रूस, C से कनाडा, फिर USA, फिर चीन, फिर ब्राज़ील साउथ अमेरिका में, E से आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर I से इंडिया, फिर A से अर्जेंटीना, और ये K से कजाकिस्तान, और A से अल्जीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। आई होप ये आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बगैर प्रैक्टिस के कोई मतलब नहीं निकलने वाला। ये हमने यहाँ पे फिर से नाम दे रखे हैं, देख लीजिए। रूस कितना बड़ा है, डबल है कनाडा के, मतलब लगभग डबल जैसा, 17 लाख किलोमीटर है, और कनाडा 9 लाख किलोमीटर है। थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स से छोटा है, ये भी 9 में जाएगा, चीन भी 9 में जाएगा, ब्राज़ील 8,
ऑस्ट्रेलिया को तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया का याद रखेंगे 32,87,263 किलोमीटर। हम ऐसे याद रखते 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। अभी आप सब लोग के लिए उपयोगी होगा। इस वीडियो के बाद आप लोग को जो भी कंफ्यूजन है या गलत सही लगा है या सुधार की ज़रूरत है, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। एक मिनट।